एपिसोड 20वां जहरीले सुर। अयान को बादशाह के स्टूडियो में काम करने की परमिशन मिल चुकी थी, लेकिन एक मुसीबत थी जो अयान के सामने खड़ी थी। रणवीर अयान का रास्ता रोके खड़ा था। वो उसे यहाँ हर कीमत पर काम नहीं करने देना चाहता था। अयान के यहाँ काम करने से उसकी वैल्यूज़ गिर सकती थी। पार्वती जी के समझाने के बाद अयान उन सब से अब दूर रहना चाहता था जो उस रात पार्टी में शामिल थे और अयान का सपना तोड़ने के जिम्मेदार भी। लेकिन हालत और वक्त बार बार उन लोगों को इसके सामने लाकर खड़ा कर देते थे। आज रणवीर अयान के सामने खड़ा था। रास्ता छोड़, अयान ने शांत लहजे में कहा। लेकिन रणवीर को इंसानों की भाषा कहाँ समझ आती थी। उसने आंखों से मना किया। अयान का दिमाग अब गर्म हो चुका था। उसने दरवाजे को जोर से बंद किया और बोला, चल बता क्या चाहता है। ओह एटीट्यूड, रणवीर ने हंसते हुए कहा। इसकी बात सुनकर अयान ने एक बार अपने सिर पर हाथ रखा। वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने खुद से हल्की आवाज में बोला, सॉरी नहीं होगा। ये कहते हुए अयान ने रणवीर को एक जोरदार मुक्का दे मारा। मुक्का खाकर वो कार से 2 कदम पीछे हट गया। तेरी इतनी हिम्मत, ये कहते हुए रानीवा ने अयान का कॉलर पकड़ लिया। जब रणवीर ने उसका कॉलर पकड़ा तो अयान की नज़र उसके हाथ पर बने टैटू पर पड़ी, जिसने उसे डीडी और अपने टूटे बिखरे सपनों की याद दिल दी। अब अयान का गुस्सा पहले से 2 गुम हो गया था। अयान ने उसका हाथ पकड़कर पीछे घुमा दिया और अपना जोर लगाने लगा। रानीवा दर्द से चिल्ला रहा था। तभी संध्या दौड़ती हुई आई और आयन से उसका हाथ अलग करने की कोशिश करने लगी। छोड़ो इसका हाथ, टूट जाएगा, पागल हो गए हो। संध्या लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन अयान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। संध्या भी अब इसके गुस्से से वाकिफ हो चुकी थी। प्लीज छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, संध्या ने रोती आवाज में बोला। इसकी आवाज में दर्द था जो अयान महसूस कर पा रहा था। उसने झटके से रणवीर का हाथ छोड़ दिया और अपनी कार लेकर वहां से निकल गया। मुंबई की सुनसान सड़कें, रात का समय था। अयान की कार शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी, मगर उसका दिमाग कहीं और था। सड़क के किनारे जलते स्ट्रीट लाइट्स उसकी यादों के अंधेरे कोनों को रोशन कर रहे थे। कुछ ही देर पहले रणवीर से हुई झड़प के दौरान उसे डीडी के नाम वाला वही टैटू दिखा था जो उसके लिए किसी डरावने सच की तरह था। उसकी उंगलियां अब भी कार के स्टीयरिंग पर कसकर जमी थीं। हल्की बारिश की बूंदें विंडशील्ड पर पड़ रही थीं, लेकिन अयान के दिल में जो तूफान उमड़ रहा था वो किसी बारिश से नहीं थमने वाला था। उसकी आंखों के सामने वो रात किसी फिल्म के दृश्य की तरह चलने लगी, जिसमें अयान ने अपना सपना खोया था। खैर, वो अब इनब को बहुत पीछे छोड़ आया था। भले ही इसने अपने बदले की जिद को छोड़ दिया हो, लेकिन ये उन लोगों को नहीं छोड़ने वाला था जो अपनी काली करतूतों से समाज में बुराई फैला रहे हैं। अगली सुबह वो अपने हॉस्टल से सीधा स्टूडियो की तरफ निकल गया। नैना और कबीर को कॉल करके उसने ऑफिस के जरूरी काम समझा दिए थे। आज वो ऑफिस नहीं जाने वाला था। इधर राजीव भी अयान की किसी ऐसी हरकत का इंतजार कर रहे थे जिससे वो शक्ति के सामने उसे नीचा दिखा सके और बिजनेस को अपने कंट्रोल में कर सके। ये लोग सिर्फ अयान का बिजनेस ने इन्वॉल्वमेंट चाहते थे, कंट्रोल नहीं। लेकिन इनकी चाल अब इन्हें भारी पड़ रही थी। अयान तो अपने कॉलेज से निकल रहा था, लेकिन कोई था जो एक नई जंग के साथ दस्तक दे रहा था। एक ब्लैक कलर की कार की एंट्री गेट पर हुई। आखिर कौन था? कॉलेज का माहौल हमेशा की तरह शांत था। क्लास शुरू होने से पहले कुछ स्टूडेंट्स कैंपस में घूम रहे थे, कुछ ग्रुप स्टडी कर रहे थे, तो कुछ कैफेटेरिया में बैठे थे। लेकिन अचानक माहौल में हलचल मच गई। कॉलेज के गेट के पर जो कार आकर रुकी थी उसमें और कोई नहीं बल्कि ऋषि था। दरवाजा खुला और वो अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला। उसके ठीक पीछे उसकी बहन लैला भी थी, जो ऋषि से 2 साल छोटी थी। लैला खूबसूरत तो थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो नकली मासूमियत थी वो अंदर छिपे हुए खतरनाक इरादों को साफ दिखा रही थी। ऋषि के साथ उसके दोस्त कपिल, नील और समर भी थे, जो उस दिन अयान से पीटे थे और आज अपना बदला लेने आए थे। अयान ने अपने होटल फ्लेवर हेरिटेज में ऋषि या उसके किसी भी दोस्त की एंट्री पर बैंड लगा दिया था। ये लोग अयान की तलाश में थे। ऋषि जिस तरह का लड़का था, उसे लगता था कि इस दुनिया में कोई किसी की हेल्प तभी करता है जब वो उसको कोई अपना हो या उसे कोई फायदा हो। इस बात का संबंध उस दिन अयान का मीरा को बचाने से था। ऋषि अयान का पता मीरा से चाहता था, इसलिए वो यहाँ आया था। मीरा का पता ऋषि को होटल में काम करने वाली एक फीमेल स्टाफ ने दिया था, या ये कहें कि ऋषि ने उसे धमका कर लिया था। मीरा, गुस्से से ऊंची आवाज में ऋषि ने बोला। उसकी गरजती हुई आवाज ने कॉलेज के माहौल को झकझोर दिया। स्टूडेंट्स की नज़रें अब उसी की तरफ थीं। कुछ लोग सहमे हुए उसे देख रहे थे, तो कुछ ने दूर खड़े होकर मोबाइल कैमरा ऑन कर लिया। ये लोग कौन हैं और ये यहाँ क्या कर रहे हैं? चारों तरफ फुसफुसाहट होने लगी। कॉलेज गार्डन के पास, जहाँ मीरा अपनी दोस्त साक्षी के साथ थी। मीरा अपने नोट्स देख रही थी, लेकिन तभी उसने अपना नाम किसी भारी आवाज में सुना। उसका दिल जोर से धड़का। उसने नज़र घुमाई तो देखा ऋषि और लैला तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे। मीरा ने साक्षी का हाथ कसकर पकड़ लिया। मीरा, ये लोग कौन हैं? साक्षी धीमे स्वर में चिंता से पूछा।
ये वही लोग हैं जिनसे अयान ने होटल में भिड़ा था। घबराते हुए मगर खुद को संभालते हुए मीरा ने कहा। ऋषि मीरा का नाम लेकर चिल्ला रहा था और उसे चारों ओर देख रहा था। तभी उसकी नज़र गार्डन पर गई। उसने देखा कि मीरा वहां से निकलने की कोशिश कर रही है। ऋषि मीरा के सामने आकर रुका, उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। हेलो मीरा, ऋषि ने दांत किसते हुए कहा। मीरा खामोश थी। वो यहाँ से जाना चाहती थी लेकिन ऋषि ने उसका रास्ता रोक रखा था। मीरा ने हिम्मत जुटाई। वह जानती थी कि अगर वह डर गई तो ये लोग और हावी हो जाएंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीरा ने ऋषि के आंखों में देखते हुए बोला। ऋषि एक कुटिल हंसी हंस पड़ा। मुझे उस लड़के का पता चाहिए जिसने उस दिन मेरे दोस्तों की बुरी हालत की थी और मेरी बेइज्जती की थी। वो कहाँ मिलेगा? ऋषि ने सीधा पॉइंट पर आते हुए अपनी बात रखी। मीरा ने गहरी सांस ली और कड़े लहजे में कहा, मुझे नहीं पता। लैला, जो अब तक चुप थी, एक नकली मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। लैला धीमे मगर तीखे लहजे में बोली, देख मीरा, हम तुझसे कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहते। बस हमें वो लड़का चाहिए जिसने मेरे भाई की बेइज्जती की। मीरा ने सीधा जवाब देते हुए कहा, उस लड़के ने कुछ गलत नहीं किया था, बल्कि उसने तुम्हारे भाई की गलती का जवाब दिया। ये सुनकर ऋषि की मुट्ठियां भिंच गईं। उसने मीरा की कलाई को कसकर पकड़ के अपने आगे खींचा और ऊंची आवाज करते हुए बोला, उस लड़के का पता नहीं बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मीरा के चेहरे पर हल्की सी बेचैनी झलकी, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं दिखाया। तुम मुझे धमकी देकर कुछ हासिल नहीं कर सकते, और मुझे उस लड़के के बारे में कुछ नहीं पता, मीरा ने सख्त लहजे में कहा। ऋषि के माथे की नसें तन गईं। उसने मीरा के करीब जाकर बेहद ठंडे लहजे में कहा, अभी तो प्यार से कह रहे हैं, लेकिन अगर अगली बार जवाब ना मिला तो तरीका थोड़ा अलग होगा। पीछे से लैला ने मीरा के कंधे पर हल्के से हाथ रखा और धीमे से कहा, सोच लो, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रहा हूं, अगर 3 दिन बाद मुझे उस लड़के का नाम नहीं मिला तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर ऋषि और लैला घूमे और तेज कदमों से बाहर निकल गए। पीछे पीछे उनके दोस्त भी चल दिए। उनके जाने के बाद मीरा वहीं बैठ गया। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। वो बहुत डरी हुई थी। मीरा, ये बहुत खतरनाक लोग लगते हैं, हमें पुलिस को बताना चाहिए। साक्षी ने मीरा के कंधे पर हाथ रखते हुए तेजी से बोला। मीरा ने गहरी सांस ली और साक्षी की ओर देखते हुए बोला, नहीं, हम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो बात मेरे घर तक जाएगी और उसके बाद मामी मुझे कॉलेज नहीं आने देंगी। ठीक है, तो अयान का पता दे दो। उन लोगों को वैसे भी तुमसे कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अयान से मतलब है, साक्षी ने आइडिया देते हुए कहा। ये तुम क्या कह रही हो साक्षी? ये लोग बहुत खतरनाक हैं, ना जाने उसके साथ क्या करेंगे, और वैसे भी उसने ये दुश्मनी मेरे लिए ली थी, मीरा ने फिक्र जताते हुए कहा। तो अब तुम क्या करोगी? साक्षी ने थकी हुई आवाज में पूछा। कुछ नहीं, अगर अगली बार ये लोग कॉलेज आए तो मैं कहीं छुप जाऊंगी या घर चली जाऊंगी, मीरा ने कांपती हुई आवाज में बोला। मीरा को भी अयान की उतनी ही फिक्र थी जितनी कि अयान को उसकी थी। मीरा ने प्लेन तो बना लिया था, लेकिन क्या ये प्लेन काम करेगा? अयान बादशाह के स्टूडियो पहुंच चुका था। बादशाह ने अयान को अंदर आते हुए देखा तो उसे अपने साथ केबिन में ले गया। उसने केबिन में टेबल पर रखी डायरी की तरफ इशारा किया, जिसे वो कुछ दिन पहले हॉस्टल से चुरा कर लाया था। अपनी डायरी को सामने रख देख उसके जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया। उसकी डायरी उसके सामने रखी थी, लेकिन वो उसे उठा नहीं सकता था। अगर वो ऐसा करता तो बादशाह का शक यकीन में बदल जाता। तो जनाब, अपने पुराने खजाने से कुछ निकालो और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, बादशाह ने हंसते हुए कहा। सुना है कि तुमने इसमें कुछ बेमिसाल गाने लिखे हैं। अयान के चेहरे पर हल्की खींची हुई मुस्कान आई, लेकिन अंदर से वो बेचैन था। वो यहाँ कोई गाना रिकॉर्ड करने नहीं आया था, बल्कि सबूत इकट्ठा करने आया था। अभी नहीं बादशाह, अयान ने टेबल पर रखे माइक्रोफोन की ओर देखते हुए कहा। मूड सही नहीं है, और अगर दिल से न गाऊं तो गाने में जान नहीं होगी, अयान ने इनकार करते हुए कहा। बादशाह की भौहें हल्की सी तन गईं। ओह, मूड नहीं है, उसने गहरी आवाज में दोहराया। मुझे तो लगा था कि गाना तुम्हारी रूह में बसा है, और अब तुम कह रहे हो कि मूड नहीं है। अयान जानता था कि वो जितना टालने की कोशिश करेगा, बादशाह को उतना ही शक होगा। इसलिए उसने एक और बहाना बनाया। दरअसल मैं चाहता हूं कि पहले थोड़ा यहाँ का माहौल समझूं। ये सिस्टम, रिकॉर्डिंग टेक्निक्स, जब सब जान जाऊंगा तब अपने गाने को पूरा ध्यान दे पाऊंगा। बादशाह की आंखों में हल्की चमक आए, लेकिन साथ ही संदेह भी। हम समझने की कोशिश कर रहे हो? उसने अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे होते हुए कहा, या फिर यहाँ कुछ और समझने आए हो अयान? अयान की नज़रें सीधे बादशाह की आंखों में जा टकराईं। माहौल में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। बादशाह को उस पार हल्का सा शक जरूर हुआ था, लेकिन वो अभी उसे परखना नहीं चाहता था। ठीक है, बादशाह ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, आज छोड़ देता हूँ, लेकिन ज्यादा देर मत करना, वरना ये डायरी मेरे किसी और गायक के हाथों में होगी। अयान ने मजबूर होकर सिर हिलाया और अंदर ही अंदर अपनी मुट्ठियां भींच लीं।
अब उसे बहुत सोच समझकर अगला कदम उठाना था, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक गलती और वो बादशाह के जाल में हमेशा के लिए फंस सकता था। अयान स्टूडियो में यहाँ वहाँ घूम रहा था, ये दिखाने के लिए कि वह सब कुछ समझना चाहता है। लेकिन उसका असली मकसद कुछ और था, बादशाह की काली सच्चाई को उजागर करना। स्टूडियो की गलियारों से गुजरते हुए उसकी नज़र एक दरवाजे पर पड़ी, जिस पर लिखा था साउंड एक्सपेरिमेंट लैब, केवल अधिकृत व्यक्तियों के लिए। ये नाम सुनकर अयान का दिमाग ठनका। उसे याद आया कि हाल ही में सोशल मीडिया पर हिप्नोटिक बिट्स के बारे में चर्चा हो रही थी, और बादशाह इस खेल में शामिल था, तो इसका सबसे बड़ा राज इसी कमरे में छिपा हो सकता था। चारों तरफ नजरें घुमाकर यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई उसे देख नहीं रहा, अयान धीरे से दरवाजे को धक्का देने लगा। दरवाजा लॉक नहीं था। अंदर कदम रखते ही अयान ने देखा एक विशाल मिक्सिंग बोर्ड, कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रहे वेवफॉर्म्स और कई साउंड मॉड्यूलेटर। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली थी, वो एक हेडफोन सेट था जिसमें अजीब सी तरंगें, फ्रीक्वेंसी चल रही थीं। उसने हेडफोन को उठाया और जैसे ही उसने उसे कानों से लगाया, उसका दिमाग अचानक भारी लगने लगा, आंखों के सामने अजीब से दृश्य तैरने लगे। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा हो। ये तो वही चीज़ है जिससे लोग क्लब में नशे में आ रहे थे। अयान ने घबराते हुए खुद को पीछे खींचा और हेडफोन हटा दिया। अब उसे यकीन हो गया था, बादशाह अपनी हिप्नोटिक बिट्स के जरिए लोगों के दिमाग से खेल रहा था, और यह कोई साधारण म्यूजिक नहीं था, बल्कि एक पॉइजन बीट्स थी जो दिल को नहीं दिमाग को काबू कर सकती थी। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ समझ पाता, दरवाजे के पीछे किसी के कदमों की आहट हुई। क्या होने वाला है अब? क्या वो सबूत लेकर भाग पाएगा या फिर पकड़ा जाएगा? अगर पकड़ा गया तो बादशाह को कैसे हैंडल करेगा? क्या अयान इस सबूत को पुलिस तक पहुंचा पाएगा, या इससे पहले ही उसे कोई धोखा मिल जाएगा? एपिसोड 21वां चेयर के पीछे। जब अयान उस रूम की तलाशी ले रहा था, तभी अयान के कानों में किसी के कदमों की धीमी लेकिन भारी आहट पड़ी। उसने तुरंत हेडफोन टेबल पर रख दिया और पीछे मुड़कर देखने लगा। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अंदर आते ही अयान की आंखें चौड़ी हो गईं। यह कोई और नहीं बल्कि संध्या थी। संध्या के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। ओह, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मिस्टर अयान? संध्या ने दरवाजे के फ्रेम पर हाथ रखते हुए कहा। अयान ने खुद को शांत रखते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस स्टूडियो एक्सप्लोर कर रहा था। संध्या धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, उसकी नज़रें सीधे अयान की आंखों में थीं, जैसे वो उसे पढ़ने की कोशिश कर रही हो। सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे थे, या फिर किसी और मकसद से यहाँ आए थे? संध्या ने एक भेदभरी मुस्कान के साथ कहा। अयान ने अपने चेहरे पर कोई घबराहट नहीं आने दी। उसने हल्का सा हंसते हुए कहा, क्या मुझे बादशाह के स्टूडियो में घूमने का भी हक नहीं? लेकिन संध्या इतनी आसानी से इसे यहाँ से नहीं जाने देगी। उसने स्टूडियो के चारों ओर नज़र दौड़ाई और फिर हेडफोन पर उसकी नज़र पड़ी। ओह, तो तुमने ये सुना? उसने हेडफोन उठाते हुए कहा। तुम्हें पता नहीं है यहाँ हर कोई नहीं आ सकता, गेट पर लिखा है साफ साफ, फिर पढ़ा क्यों नहीं? संध्या ने चिल्लाते हुए कहा। संध्या की आवाज़ से अयान को लग रहा था कि उसे इस बिट्स के घोटाले के बारे में सब कुछ मालूम है, इसलिए इतना हाइपर हो रही है। चुप क्यों खड़े हो, जवाब दो। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको, मैं बादशाह को जाकर बताती हूँ, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने पर आएगी। संध्या ये कहते हुए जाने लगी, तभी अयान ने उसके आगे हाथ करते हुए बोला, सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था कि यहाँ हर कोई नहीं आ सकता, मैं आगे से ख्याल रखूंगा, अयान ने नॉर्मल टोन में बोला। संध्या ने एक नज़र उस देखा और गहरी सांस लेते हुए उसे अपने आगे से हटने का इशारा किया। वो जा चुकी थी। अयान भी रूम के बाहर आ चुका था, लेकिन वो समझ गया था कि उसे बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। अयान कुर्सी पर बैठा था, वो बस शाम होने का इंतजार कर रहा था। शाम होने से पहले वो यहाँ से नहीं जा सकता था, लेकिन साथ ही अयान ने एक प्लान बना लिया था। अयान जानता था कि वो उस रूम की तलाशी इन सब के सामने तो नहीं ले सकता, इसलिए उसने सोचा कि ये काम रात के अंधेरे में अंजाम दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन रात को स्टूडियो बंद हो जाता है, इसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि किसी का घुसना मुमकिन नहीं था, फिर वो कैसे इस काम को अंजाम देगा? सूरज ढल चुका था। अयान ने जाने के लिए अपनी कार की तरफ जा रहा था कि उसका फ़ोन बजा। उसने देखा स्क्रीन पर नैना का नंबर है। अयान ने एक बार अपने आगे पीछे देखा और फिर कॉल उठाई। हेलो सर, डीडी की सेक्रेटरी मुस्कान आपसे मीटिंग करना चाहती है, उधर से नैना ने कहा। मुस्कान अपनी एक नई चाल के साथ वापस लौट चुकी थी। डीडी किसी भी कीमत पर अरोड़ा के साथ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं होने देना चाहती थी। अरोड़ा के साथ काम करने से उसके पास पैसा और पावर दोनों हासिल होते थे। ऐसे में वो कैसे इतना सुनहरा मौका गंवा सकती थी? उससे कहो कि अरोड़ा धोखेबाजों के साथ काम नहीं करते, अयान ने कहा और कॉल कट कर दी। आगे का काम नैना खुद समझ गई थी। उसने मुस्कान को इन्फॉर्म कर दिया कि अरोड़ा कोई मीटिंग नहीं करना चाहते, लेकिन अब शायद दीदी को खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। रात का समय था। हॉस्टल की बिल्डिंग में हल्की हल्की रोशनी थी। गलियारे में इक्का दुक्का स्टूडेंट्स टहलते नजर आ रहे थे।
कुछ अपने कमरों में पढ़ाई कर रहे थे तो कुछ मोबाइल पर व्यस्त थे। अयान थका हुआ लेकिन बेचैन था। उसने कार पार्किंग में खड़ी की और हॉस्टल के मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वो अपने कमरे की ओर बढ़ा तभी रवि और आदि सामने आ गए। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। अयान, तुमसे जरूरी बात करनी है, रवि ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा। अयान ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आदि ने चारों ओर देखा कि कोई और तो नहीं सुन रहा, फिर उसने अयान के करीब आकर फुसफुसाते हुए कहा, आज कॉलेज में कुछ लड़के आए थे। बाहर के लग रहे थे। उनका हुलिया कुछ अलग था, काले कपड़े, गले में मोटी चेन और अजीब सी नजरें। वो किसी को ढूंढ रहे थे। अयान को लगा कि शायद ये बात उससे जुड़ी हो सकती है, लेकिन उसने खुद को शांत रखते हुए पूछा, तो किसे ढूंढ रहे थे? रवि ने संजीदगी से कहा, हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने बहुत सारे लोगों से पूछताछ की, कुछ लड़कियों से भी। ये लोग मीरा को अभी नहीं जानते थे। अयान ने उनकी बात सुनी, लेकिन इस समय उसका दिमाग कहीं और अटका हुआ था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही सीक्रेट रूम घूम रहा था, जहां उसे कुछ बहुत बड़ा राज छुपा हुआ लग रहा था। बादशाह के स्टूडियो का वो बंद कमरा, वहां आखिर ऐसा क्या है जो किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाता? अयान मन ही मन सोच रहा था। रवि ने जब देखा कि अयान की प्रतिक्रिया कुछ खास नहीं है तो उसने झुंझलाकर कहा, तुम सुन रहे हो ना? ये सीरियस हो सकता है। अयान ने अपनी सोच से बाहर आते हुए हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, हाँ सुन रहा हूँ, लेकिन हो सकता है वो किसी और को ढूंढ रहे हों। बेकार में टेंशन मत लो। आदि ने लंबी सांस ली और कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस पर नज़र रखनी चाहिए? अयान ने उनकी बातों को टालते हुए कहा, अभी मैं बहुत थक गया हूँ यार, जो भी होगा कल देखेंगे। इतना कहकर वो अपने कमरे की ओर बढ़ गया, लेकिन अंदर ही अंदर अयान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ख्याल उसके मन में भी चल रहे थे। उसे डर था कि कहीं उसके परिवार में से किसी को पता तो नहीं चल गया कि मैं स्टूडियो गया था। वैसे भी मैंने दीदी से डील कैंसिल करके फूफा जी को नाराज कर दिया है, वो अपनी भड़ास मुझ पर जरूर निकालेंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये अयान के लिए परेशानी खड़ी कर सकता था। शक्ति सिंह अरोड़ा के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर अयान ने वापस म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा तो उसे परिवार से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। अयान के दिमाग में सवालों का तूफान था, लेकिन जवाब अभी दूर थे। अगली सुबह अयान अपने रूम से निकलकर स्टूडियो जाने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र सामने से आती मीरा पर पड़ी। मीरा तेज कदमों से चल रही थी, उसके चेहरे पर घबराहट और चिंता साफ झलक रही थी। उसने सिर थोड़ा झुकाया हुआ था, मानो किसी से नजरें मिलाने से बच रही हो। अयान ने उसे देखते ही हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे मीरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम? लेकिन मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। अयान को ये अजीब लगा। मीरा हमेशा एक शांत और सभ्य लड़की थी, लेकिन इतनी बेरुखी से उसे अनदेखा करना कुछ अलग ही इशारा कर रहा था। उसने एक बार फिर आवाज़ दी, मीरा रुको। क्या हुआ? मीरा ने इस बार हल्का सिर घुमाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा डर साफ नजर आ रहा था। उसने बिना कुछ कहे तुरंत अपनी चाल तेज कर दी। अब अयान को कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। उसने तेजी से 2 कदम आगे बढ़ाए और मीरा के सामने जाकर खड़ा हो गया। मीरा, प्लीज 1 मिनट, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? अयान ने गंभीर स्वर में कहा। मीरा ने अपने होंठ भींचे, उसकी आंखों में असमंजस और घबराहट का भाव था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, जैसे देख रही हो कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। उसने सोचा कि कहीं ऋषि ने उस पर नजर तो नहीं रखी है। अयान, मुझे जाने दो प्लीज, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मीरा ने धीमी आवाज में कहा। ठीक है, लेकिन तुम कुछ परेशान लग रही हो। कोई प्रॉब्लम है तो तुम शेयर कर सकती हो, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा ने हल्के से सिर हिलाया और एक कदम पीछे लेते हुए बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर अयान को और भी हैरानी हुई। उसे पता था कि बिना कोई प्रॉब्लम के कोई भी ऐसे रिएक्ट नहीं करता जैसे इस वक्त मीरा कर रही थी। मीरा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अयान ने मीरा की आंखों में झांकते हुए पूछा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अयान, मीरा लगभग चिल्ला पड़ी। उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे उसे डर हो कि कहीं कोई सुन ना ले। उसने जल्दी से अपने बालों को ठीक किया और बिना एक पल गंवाए पीछे मुड़ी और तेजी से वहां से निकल गई। अयान वहीं खड़ा रह गया। मीरा की यह हरकत उसे बेचैन कर रही थी। ये मीरा को अचानक क्या हो गया? अयान ने खुद से पूछा। जरूर कोई बात है, पता लगाना पड़ेगा, अयान मन में सोचते हुए वहां से निकल गया और सीधा स्टूडियो पहुंच गया। स्टूडियो की ठंडी हवा में हल्की हल्की बीट्स गूंज रही थीं। चारों तरफ हाईटेक इक्विपमेंट्स, शीशे से घिरी रिकॉर्डिंग रूम्स और मॉनिटर स्क्रीन पर चलता साउंड वेव्स का डेटा। लेकिन अयान का ध्यान कहीं और था। आज फिर से बादशाह ने उसे बुलाया था। बादशाह ने उसे घूरते हुए कहा, अयान, तुम्हें यहाँ सिर्फ घूमने के लिए नहीं बुलाया है, तुम्हें अपने गाने रिकॉर्ड करने हैं। अयान ने हल्की खांसी की, जैसे उसकी तबीयत सच में खराब हो। उसने गला सहलाते हुए कहा, बादशाह, आज मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ है। अगर आज रिकॉर्डिंग करूंगा तो खराब गाना बाहर जाएगा।
मैं तुम्हारी इमेज पर कोई दाग नहीं लगाना चाहता। बादशाह ने एक पल के लिए उसे घूरा। वो जानता था कि अयान इतना भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है कि बिना किसी बड़ी वजह के अपना गाना टालता रहे। 2 दिन से वो कोई ना कोई बहाना बना रहा था। गले की परेशानी कब तक रहेगी? बादशाह ने ठंडी आवाज में पूछा। अयान ने हल्के कंधे उचकाए। बस 1-2 दिन, उसके बाद बिल्कुल ठीक। बादशाह ने अपनी कुर्सी पर टेक लगाई और एक गहरी सांस ली। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लेकिन ज्यादा नाटक मत करना अयान, मेरा सब्र बहुत लंबा नहीं है। अयान ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। रोज रोज ये बहाने नहीं चलेंगे, मुझे आज ही कुछ करना होगा, अयान ने मन ही मन खुद से कहा। उसे पता था कि अगर उसने ज्यादा दिन ऐसे ही टालमटोल की तो बादशाह को शक हो जाएगा। रात गहराती जा रही थी। आसमान में टिमटिमाते सितारे और हल्की हल्की ठंडी हवा, लेकिन अयान के लिए ये रात किसी जंग से कम नहीं थी। स्टूडियो की सारी लाइट्स बुझ चुकी थीं, दरवाजे बंद हो चुके थे और कर्मचारी एक एक करके बाहर निकल रहे थे। अयान अपनी कार में बैठा दूसरी सड़क के किनारे से स्टूडियो पर नजरें गड़ाए हुए था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ एक चीज पर केंद्रित था, सबूत जुटाना और बादशाह के गंदे खेल का पर्दाफाश करना। कुछ कर्मचारी अपनी गाड़ियों में बैठकर चले गए, कुछ पैदल सड़क पर बढ़ गए। अयान धड़कने थामे सब देख रहा था। बस थोड़ी देर और, उसने खुद से कहा। कुछ मिनटों बाद गार्ड ने भी गेट पर ताला लगाया और अपनी सिगरेट जलाकर बाहर बैठ गया। अब स्टूडियो लगभग वीरान हो चुका था। अयान गहरी सांस लेकर अपनी कार से उतरा। स्टूडियो के गेट पर बैठा गार्ड अपनी सिगरेट के कश लगा रहा था। गेट के पास एक छोटी सी लाइट जल रही थी, जिससे बाहर का इलाका थोड़ा रोशन था। अयान जानता था कि अगर उसने गेट से घुसने की कोशिश की तो गार्ड उसे देख लेगा। उसे कोई दूसरा तरीका अपनाना था। अयान ने धीरे से अपनी जेब से एक छोटा सा पत्थर निकाला और स्टूडियो के दूसरी तरफ वाली दीवार की ओर उछाल दिया। ठक, आवाज गूंजते ही गार्ड चौंक गया। कौन है वहां? गार्ड ने कहा और टॉर्च जलाकर उस दिशा में देखने लगा। गार्ड को संदेह हुआ कि कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। वह उठकर स्टूडियो के दूसरी तरफ जाने लगा, जहां से आवाज आई थी। जैसे ही गार्ड दूसरी ओर गया, अयान तेजी से स्टूडियो की पिछली गली में पहुंचा। उसे पहले से पता था कि स्टूडियो की एक खिड़की खराब है, जो पूरी तरह से बंद नहीं होती। वही खिड़की उसका रास्ता थी, क्योंकि गेट पर ताले लग चुके थे। अयान ने जल्दी से खिड़की को धक्का दिया और जैसे ही थोड़ी जगह बनी, वो अंदर फुर्ती से घुस गया। अंदर घुसते ही उसने धीरे से खिड़की वापस बंद कर दी, ताकि किसी को शक न हो। स्टूडियो में अब सन्नाटा था। हर कोना अंधेरे में डूबा हुआ था, बस कुछ कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की रोशनी चमक रही थी। अयान ने अपनी सांस को स्थिर किया और धीरे धीरे स्टूडियो के गुप्त हिस्से की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने रूम का दरवाज़ा खोला तो देखा एक आदमी पीठ करके कुर्सी पर बैठा था। आखिर कौन था कुर्सी के पीछे? इसे कैसे पता था कि अयान आज यहाँ आने वाला है? क्या ये बादशाह की कोई चाल थी, या कोई और दुश्मन अयान का पता निकालकर यहाँ तक पहुँचा था? एपिसोड 22वां, राख से उठती नई कहानी। अयान ने गार्ड की नज़र से बचकर अंदर तो आ गया था, लेकिन अंदर एक शख्स उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कौन हो तुम? अयान ने चिल्लाते हुए पूछा। अयान की आवाज़ सुनकर वो आदमी मुस्कुराया और अपनी जगह से उठते हुए बोला, ओ फाइनली तुम आ गए। ये कहते हुए वो आदमी अयान के सामने आ गया। उसे देखकर अयान को झटका लगा। ये और कोई नहीं बल्कि रणवीर था। संध्या ने बादशाह को बता दिया था कि अयान उस रूम में गया था, तभी से बादशाह का शक यकीन में बदल गया था और उसने रणवीर को इस रूम का सेक्रेटरी बना दिया था। रणवीर कई रातों से यहाँ सो रहा था। जब से तूने ये स्टूडियो ज्वाइन किया है तब से मेरी यहाँ पर वॉचमैन की ड्यूटी लगी थी। सच में यार, पहरेदार वाली फीलिंग्स आ रही थी। पर अब तू आ गया है, या ये कहे कि पकड़ा गया है, रणवीर ने चेहरे पर शातिर मुस्कान लाते हुए कहा। अयान खामोश खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से कैसे निकला जाए, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर वो आज बिना किसी सबूत के यहाँ से गया तो उसे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अयान ये सब सोच ही रहा था कि रणवीर ने अयान को देखते ही अपना फ़ोन निकाला और झट से बादशाह का नंबर डायल कर दिया और बोला, बादशाह स्टूडियो में। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी बात कह पाता, अयान ने एक झटके में उसका फ़ोन छीन लिया। रणवीर गुस्से में था। उसने अयान की कलाई पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अयान उससे तेज निकला। अयान ने झट से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। रणवीर ने उस पर झपटने की कोशिश की, लेकिन अयान एकदम शांत था। इतनी जल्दी क्या है रणवीर? अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग तो हमेशा दूसरों को फंसाने में टाइम लगाते हो, आज खुद ही इतनी जल्दी में हो। रणवीर गुस्से से आग बबूला था। उसने एक जोरदार घूंसा अयान की तरफ फेंका, लेकिन अयान ने खुद को पीछे हटा लिया। अब कमरे का माहौल गर्म हो चुका था। एक तरफ रणवीर था, जो हर हाल में बादशाह को खबर देना चाहता था। दूसरी तरफ अयान, जो किसी भी हालत में इस राज को बाहर लाना चाहता था। अयान जानता था कि अगर बादशाह को खबर लग गई तो उसका पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता है।
उसने रणवीर से फ़ोन छीन तो लिया थे और वो उसे वापस पाने के लिए अयान पर लगातार वार कर रहा था। तू ऐसे नहीं मानेगा, ये कहते हुए रणवीर ने एक कुर्सी उठाई और अयान की तरफ फेंक दी। अयान झुक गया और कुर्सी दीवार से टकरा गई। अपना वार खाली जाता देख वो अयान के करीब आया और एक जोरदार मुक्का उसके पेट में मारने के लिए हाथ बढ़ाया। अयान ने फौरन उसका हाथ पकड़ा और मोड़ते हुए जमीन पर गिर दिया, लेकिन वो हार मानने वाले में से नहीं था। वो उठा और फिर से अयान पर झपटा, लेकिन कोई फायदा नहीं था। उसे हर बार हार का सामना ही करना पड़ रहा था और अब वो थक चुका था। अयान ने इसकी ऐसी हालत देखी तो नर्म लहजे के साथ बोला, देख मैं सिर्फ बादशाह को रोकना चाहता हूं, तू बीच में मत पड़। इसकी बात सुनकर रणवीर मुस्कुराया और बोला, अच्छा तू भी तो एक सिंगर है, अपनी आवाज का जादू लोगों पर बिखेरता है, फिर तू सॉन्ग लवर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उन्हें नशे की लत, वो भी सॉन्ग्स के जरिए, हद है। अयान ने रणवीर को इमोशनल करने की कोशिश की। एक पल को रणवीर ने भी अयान की बात पर तवज्जो देने लगा। क्या सुरों की दुनिया में तुझे वो इज्जत और शोहरत नहीं मिली थी जो तुझे इस गलत काम में हाथ डालना पड़ा? अयान ने सवाल करते हुए पूछा, लेकिन रणवीर खामोश खड़ा था। रणवीर अब अयान की बातों में पूरी तरह डूब चुका था। वो अपने घुटनों पर बैठ गया। इसे इस तरह गिरते हुए देख अयान इसके करीब आया और इसे सहारा देने की कोशिश की। रणवीर ने धीरे से अपनी आंखें झुकाईं, उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने अपनी आवाज़ को थोड़ा कंपकंपाते हुए कहा, अयान शायद तू सही कह रहा है, मैं गलत कर रहा हूँ। म्यूजिक को नशा बनाने का हक किसी को नहीं है। अयान थोड़ा नर्म पड़ गया। उसे लगा कि रणवीर उसकी बात समझ गया है। रणवीर ने सिर झुकाया और धीरे धीरे आगे बढ़ा, जैसे वो पछता रहा हो, लेकिन उसकी उंगलियां पीछे धीरे से माउस के पास जा रही थीं। जैसे ही अयान रणवीर के और करीब आया, रणवीर ने बिजली की तेजी से अयान के हाथ से फ़ोन छीना और उसे धक्का देकर पीछे गिरा दिया। बहुत समझदार बन रहा था ना तू, अयान? रणवीर के होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। अयान अचानक हुए हमले से संभलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी रणवीर ने तेजी से कंप्यूटर में पहले से सेट की हुई हिप्नोटिक बिट्स ऑन कर दी। अयान को इसकी हरकत पर गुस्सा आ रहा था। कमरे के हिप्नोटिक बिट्स गूंज रही थी। शुरुआत में तो अयान पर इसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो धुन से अपने काबू में लेने लगी। जैसे जैसे कंप्यूटर से धुन बढ़ रही थी, वैसे ही अयान का सिर तेजी से भारी होने लगा। वो अपनी जगह पर लड़खड़ा गया। उसकी आंखों के आगे सब कुछ धुंधला होने लगा। ये क्या कर रहा है तू? अयान ने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, धड़कनें मानो कानों में बज रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की दीवारें सिकुड़ रही हों। बिट्स की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी। रणवीर अब हेडफोन पहन चुका था, इसलिए उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो अयान को तड़पते हुए देख खुश था। ये हिप्नोटिक बिट्स अयान, रणवीर ने ठहाका लगाया, अब से तू सिर्फ वही सुनेगा जो मैं तुझे सुनाना चाहूंगा। अयान का दिमाग लड़खड़ा रहा था। कान के अंदर तेज सायरन की तरह आवाजें आ रही थीं, कभी धीमी, कभी इतनी तेज कि उसका सिर फट जाए। कमरे में हिप्नोटिक बिट्स की मंद मंद गूंज अभी भी तैर रही थी। अयान अब भी जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, सिर में अजीब सा भारीपन था, मानो दिमाग सुन्न हो रहा हो। उसे अपने चारों ओर सब कुछ धुंधला दिख रहा था। रणवीर अब भी एक कोने में खड़ा था, फोन कान से लगाए किसी से फुसफुसाकर बात कर रहा था। रणवीर की खतरनाक हंसी कमरे में गूंज रही थी। अयान अब पूरी तरह हिप्नोटिक बिट्स के प्रभाव में था। रणवीर ने बादशाह को कॉल लगाए और मुस्कुराते हुए बोला, बॉस आपका मेहमान, ऑफ सॉरी, आपका शिकार तैयार है। कुछ देर बाद रूम का दरवाज़ा खुला और भारी बूट्स की आवाज़ गूंजी। कांच के दरवाजे के पीछे एक काली परछाई दिखी और फिर एक ज़बरदस्त धमाके के साथ बादशाह की एंट्री हुई। बादशाह अयान की तरफ इस तरह आ रहा था जैसे शेर अपने शिकार की तरफ आता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में अयान के लिए नफरत थी। तो तेरा यहाँ आने का मकसद ये था? बादशाह ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में क्रूरता थी। बोल, तू मेरा स्टूडियो उजाड़ने का सपना देख रहा था? ये कहते हुए बादशाह ने अपने बूट से अयान की छाती पर एक दबाव बनाया। अयान, जिसकी आंखें आधी खुली और आधी बंद थी, इस दर्द को महसूस कर पा रहा था। बादशाह को देखकर उसके मुंह से निकला, बादशाह। हाँ बेटा बादशाह। बादशाह ने ठहाका लगाया, तुझे सजा मिलेगी। कोई भी मेरे खिलाफ जाता है तो उसे जिंदा छोड़ना मेरी फितरत नहीं। बादशाह ने इशारा किया और दो आदमी अंदर आ गए। ये पहलवान की तरह मजबूत थे। वो दोनों आदमी अयान की तरफ बढ़ रहे थे कि रणवीर ने एक सुझाव दिया, बादशाह क्यों ना इसके हाथ ही तोड़ दिए जाए ताकि ये कभी लिख ना सके। इसकी बात सुनकर बादशाह खुश हुए बोला, वाह रणवीर, आज तुमने दिल खुश कर दिया। एक गुंडे ने अयान का दायां हाथ उठाया और लकड़ी के तख्ते पर जोर से रख दिया। दूसरे आदमी ने एक भारी लोहे की रोड उठाई और अयान के हाथ पर मारने के लिए बढ़ा। तभी अयान ने फुर्ती से उस पहले वाले आदमी की लात मारी और दूसरे आदमी के पास फेंक दिया। रोड उस आदमी को लग गई और वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। रोड काफी भारी थी। अयान जो लड़खड़ा रहा था, लेकिन अब भी इन लोगों से लड़ने की ताकत रखता था, लेकिन ज्यादा देर नहीं। काफी देर तक अयान उस आदमी को संभालता रहा, लेकिन तभी रणवीर ने पीछे से वार किया।
एक बार फिर से उन दोनों आदमियों ने अयान को घेर लिया था। बादशाह के इशारे पर उसके गार्ड अयान की तरफ बढ़े। एक ने अयान के हाथों को कसकर पकड़ लिया, जबकि दूसरा उसके चेहरे पर घूंसा मारने के लिए तैयार था। रणवीर एक कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था, उसे लग रहा था कि अब अयान बच नहीं पाएगा। लेकिन तभी वो स्टूडियो के बाहर पुलिस की गाड़ियों के तेज सायरन गूंज उठे। पहले हल्की आवाज आई, फिर अचानक इतने जोर से कि पूरे स्टूडियो में मौजूद लोग चौंक गए। बादशाह का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। रणवीर की मुस्कान गायब हो गई। गार्ड्स ने घूंसा मारने के लिए उठे हाथ वहीं रोक दिए। ये क्या था? रणवीर बुदबुदाया। बादशाह ने जल्दी से अपने फोन की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी स्टूडियो के भारी दरवाजे को धक्का देकर पुलिस अंदर घुसी। कोई हिलेगा नहीं, एक पुलिस ऑफिसर रमेश ने कड़क आवाज में कहा। इंस्पेक्टर रमेश को यहाँ मालिनी ने अयान के कहने पर भेजा था। अचानक माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पुलिस ने पूरे स्टूडियो को चारों ओर से घेर लिया था। गार्ड्स अब अयान को छोड़कर खुद को बचाने के लिए पीछे हट चुके थे। बादशाह, तुम्हारी काली दुनिया का पर्दाफाश हो चुका है, रमेश ने आगे बढ़कर कहा। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। बादशाह ने स्थिति को संभालने के लिए अपना चेहरा सामान्य बनाए रखा। ओह, तो ये सब तुम्हारी चाल थी अयान, उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। अयान अब संभल चुका था। उसने अपने हाथ झटके और पूरी हिम्मत के साथ खड़ा हुआ। हाँ, मैं यहाँ अकेले नहीं आया था बादशाह, मैं तुम्हारे हर कदम को पहले से समझ चुका था। तुम्हारा खेल अब खत्म है। रमेश ने इशारा किया और दो सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने रणवीर और बादशाह दोनों को पकड़ लिया। रणवीर अब डर चुका था, उसकी आंखें फटी रह गईं। रुकिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, बादशाह गुस्से से चीखा। गलतफहमी? हम जानते हैं कि तुम अपने स्टूडियो के जरिए हिप्नोटिक बिट्स की मदद से लोगों को नशे में डाल रहे थे। तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सारे सबूत हैं, रमेश ने कड़क अंदाज में बोला। बादशाह ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी दो सिपाहियों ने उसे हथकड़ी पहना दी। रणवीर को भी जकड़ लिया गया था। अयान एक तरफ खड़ा सब देख रहा था। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक संतोषजनक मुस्कान थी। अब देखना बादशाह, तुम्हारा साम्राज्य खत्म होने वाला है। पुलिस दोनों को घसीटकर बाहर ले जा रही थी। स्टूडियो में हड़कंप मच चुका था। स्टूडियो के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। बादशाह और रणवीर को हथकड़ी लग चुकी थी और पुलिस वाले उन्हें जीप की ओर ले जा रहे थे। स्टूडियो का माहौल अब पूरी तरह शांत हो चुका था, लेकिन अयान के दिल में हलचल अभी भी बाकी थी। इंस्पेक्टर रमेश अपनी टोपी ठीक करते हुए अयान की ओर बढ़े। उनकी आंखों में वही कड़कपन था जो एक सख्त पुलिस अफसर की पहचान होती है, लेकिन उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अयान, वक्त रहते तुमने जो किया वो काबिले तारीफ है, इंस्पेक्टर रमेश ने अपनी भारी आवाज में कहा। अयान ने उनकी ओर देखा, उसके चेहरे पर सुकून था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू इंस्पेक्टर रमेश, अगर आप समय पर नहीं पहुंचते तो शायद मैं इस बार नहीं बच पाता। रमेश ने सिर हिलाया। पुलिस अकेले सब कुछ नहीं कर सकती, हमें ऐसे जागरूक नागरिकों की भी जरूरत होती है जो सही और गलत के बीच का फर्क समझाते हों। अयान ने गहरी सांस ली और फिर गंभीर स्वर में कहा, लेकिन ये सिर्फ एक लड़ाई थी इंस्पेक्टर, मुझे लगता है कि बादशाह के पीछे कोई और भी बड़ा खेल चला रहा है। रमेश ने अयान की बात को ध्यान से सुना और फिर कहा, अगर ऐसा है तो हम उसे भी बेनकाब करेंगे, लेकिन फिलहाल तुमने जो किया वो शानदार था। अगर किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझसे कांटेक्ट करना। अयान ने रमेश की ओर हाथ बढ़ाया और दोनों ने एक मजबूत हैंडशेक किया। थैंक यू इंस्पेक्टर रमेश, आपने मेरी जान बचाई और सच को सामने लाने में मदद की। रमेश मुस्कुराए, बस इतना याद रखना, कानून हमेशा सही इंसान का साथ देता है। बादशाह जो हथकड़ी लगे हुए अयान को मुस्कुराते हुए देख रहा था, वो हल्की हंसी के साथ बोला, तुम जीत के भी हार गए अयान। अयान बिना कोई प्रतिक्रिया दिए खड़ा रहा। बादशाह ने सिर उठाकर कहा, तुम समझते हो कि तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन तुम्हारी सबसे कीमती चीज़, वो डायरी, वो अभी भी मेरे पास है। ये सुन अयान के माथे पर शिकन उभरी। बादशाह उसकी तरफ देख मुस्कुराया, मानो वो अयान की हार को अपनी आंखों से देखना चाहता हो। अयान ने एक पल के लिए गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में जीत की चमक। वो डायरी, वो तो मैंने उसी दिन ले ली थी जिस दिन तुमने मुझे रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर बादशाह का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तुमने उसे चुरा लिया? बादशाह ने गुस्से से दांत भींचते हुए पूछा। अयान ने हल्की हंसी के साथ सिर झुका लिया और बोला, चुराया तो तुमने था, मैंने तो सिर्फ उसे वापस लिया है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, याद रखना, छोड़ूंगा नहीं, बादशाह ने चिल्लाते हुए कहा। इसके बाद रमेश अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ गाड़ी में बैठ गए और बादशाह को लेकर रवाना हो गए। अयान वहीं खड़ा रहा, उसके दिमाग में अभी भी कई सवाल घूम रहे थे। क्या ये सच में अंत था या ये लड़ाई अभी जारी थी? कॉलेज। बादशाह को जेल गए हुए अब 2 दिन हो गया थे। अयान की तबीयत अब ठीक थी, लेकिन ज़हनी तौर पर नहीं।
शाम का वक्त हो रहा था। वो कॉलेज के गार्डन एरिया में खड़ा था। उसके पास उसकी डायरी थी जो अब उसके किसी काम की नहीं थी। अयान अपनी डायरी को देखे जा रहा था। उसके दिल में एक आग जल रही थी जिसे वो बाहर निकालना चाहता था। अयान ने डायरी को घास पर रखा और जेब से माचिस निकाली। वो यहाँ आया ही इसलिए था कि आज अपने सपने को पूरी तरह खत्म कर सके। अयान ने तीली घिसी और डायरी के कोने में आग लगा दी। देखते ही देखते पन्ने सुलगने लगे और हवा में धुआं घुलने लगा। वो नहीं चाहता था कि अब ये डायरी किसी और के हाथ आ गए, इसलिए उसने खुद इसे जलने का फैसला कर लिया था। उस डायरी में न जाने कितने लफ्ज़, कितनी यादें और उसके दुश्मनों के नाम थे, लेकिन अयान के लिए अब ये सब खत्म हो चुका था। उसे किसी से बदला नहीं लेना था। जब डायरी को आग लग ही रही थी तो इसके धुएं को देख के अचानक एक लड़की इस तरफ दौड़ती हुई आई और डायरी में लगी आग को होले हाथ से और फिर अपने बैग से पीट पीट कर बुझने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई थी। वो अयान की पीट करके बैठी इस डायरी में लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। अयान उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। कौन थी ये लड़की? क्या इस डायरी की राख से कोई नई कहानी बनने वाली थी? क्या बादशाह अब वापस आएगा? क्या राजीव अपनी हार पर खामोश बैठेगा? तीसरे दिन ऋषि क्या करने वाला था? एपिसोड 23 अयान का नाम किसने लिया? जब अयान अपनी डायरी को आग लगा रहा था तभी एक लड़की ने उस आग को बुझाने की पूरी कोशिश की। जब अयान ने उसका चेहरा देख तो उसे एक झटका लगा। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मायरा थी। तुम? अयान के मुंह से निकला। मायरा भी अयान को देखकर हैरान थी। वो यहाँ सिर्फ आग के धुएं को देखकर आई थी। उसे नहीं मालूम था कि अयान अपनी डायरी को आग लगा रहा है। इनफैक्ट वो अयान की डायरी के बारे में भी नहीं जानती थी। अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो किसी को दे दो। किताबों में इस तरह आग लगाने का क्या मतलब है? मायरा ने डायरी को साफ करते हुए बोला। ये कोई किताब नहीं, मेरी डायरी है। ये कहते हुए अयान ने मायरा के हाथ से अपनी डायरी खींच ली। डायरी हो या किताब, क्या फ़र्क पड़ता है? पन्नी को इस तरह जलाना गलत है। क्यों जला रहे हो इसे? मायरा ने अयान की आंखों में झांकते हुए कहा। आज मायरा अयान से इस तरह बात कर रही थी जैसे वो पिछला सब भूल गई हो। तुम्हारी वजह से। अयान के इन शब्दों ने मायरा के पैर से ज़मीन खींच ली। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने हैरानी के साथ पूछा, मेरी वजह से? कैसे? उद्धरण चिन्ह। अयान ने उसे एक पल के लिए देखा, फिर मुंह फेर लिया और बोला, तुम नहीं समझोगी। मायरा अयान के उस टूटे दिल का हाल नहीं जानती थी जिसकी वजह वो खुद थी। उसे ज़रा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी एक गलती की वजह से अयान के सारे सपने टूटकर बिखर गए। मायरा ने कुछ पल के लिए सोचा, फिर अयान के आगे आते हुए बोली, अगर ये मेरी वजह से हुआ है तो मैं हो इसे सही करूंगी। ये कहते हुए उसने अयान के हाथों से वो डायरी ले ली। अयान ने उसे वापस लेना चाहा लेकिन मायरा ने डायरी अपने पीछे कर ली और बोली, तुमने इसे जला दिया था ना, समझो ये जल गई। ये कहते हुए मायरा वहां से जाने लगी। अयान सिर्फ उस जाते हुए देख रहा था, उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। अयान को खुद पर हैरानी हो रही थी, जिस डायरी के लिए उसने इतने जोखिम उठाए उसे वो इतनी आसानी से जाने दे रहा था। अयान ने मुट्ठियां भींच लीं लेकिन कुछ बोला नहीं। वह बस मायरा को देखता रहा जो जलती हुई डायरी को बुझाकर उसकी हार को अपनी हथेलियों में समेट चुकी थी। दूसरी तरफ मायरा इसे ले जा रही थी लेकिन उसके दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। वो अयान की दर्द भरी आवाज़ से समझ गई थी कि डायरी का ताल्लुक जरूर उस रात से है जिस रात मैंने उसे धोखा दिया था। मायरा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर रात का सन्नाटा था और कमरे के अंदर बस एक टेबल लैंप की हल्की रोशनी फैली हुई थी। उसने धीरे से अपनी गोद में रखी डायरी के कवर को छुआ। इन्फिनिट ड्रीम, ये शब्द उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखे थे, जैसे कोई दबी हुई चाहत अभी भी उसमें सांस ले रही हो। उसने पन्ने पलटना शुरू किया। पहला पन्ना खुला जिस पर लिखा था, सपनों का कभी अंत नहीं होता। मायरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इस डायरी में अयान के सॉन्ग्स और उन दिनों की बहुत सी बातें लिखी थी जब अयान सपनों की परीक्षा दे रहा था। वो अपने घर परिवार से दूर रहकर एक सादगी भरी जिंदगी गुजार रहा था। हर पन्ने को पलटने पर उसे सिर्फ अयान का चेहरा याद आ रहा था। म्यूजिक से इतना प्यार, मायरा ने खुद से मुस्कुराए हुए कहा। मायरा पन्ने पलट रही थी लेकिन अब उसके पन्ने किसी तेजाब की तरह उसकी उंगलियों को जला रहे थे। उसकी नज़रें उन लफ्ज़ों पर जम गईं जो किसी खंजर की तरह सीधे उसके दिल में उतर रहे थे। अगर मायरा ने वो नहीं किया होता तो शायद मैं आज भी अपने सपने जी रहा होता। ये पढ़कर मायरा की सांसें तेज हो गईं। उसने झटके से डायरी का पन्ना पलटा लेकिन जो लिखा था वो और भी ज़्यादा तकलीफदेह था। मायरा का धोखा मेरे लिए सबसे बड़ा सबक था। मैंने म्यूज़िक को अपनी दुनिया बना लिया था लेकिन उसने मुझे इस दुनिया से निकाल बाहर किया। आज जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो सिर्फ एक अफसोस होता है, क्यों भरोसा किया। मायरा के होंठ कांप गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने उसे धोखा नहीं दिया था, मैंने तो बस, वो खुद को दिलासा देने के लिए बोलना चाहती थी लेकिन सच ये था कि अयान की नज़रों में वो एक धोखेबाज थी। डायरी पढ़कर मायरा को ये समझ आ गया था कि उसकी वजह से अयान का सपना टूटा है, वो सपना जो उसने बचपन से देखा था, जिसके लिए वो हर रोज जीता था।
मायरा को अपने किए पर आज जितना पछतावा हो रहा था वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इसने अगला पन्ना पलटा जिसमें लिखा था वो अपने दुश्मनों से बदला लेगा, और उसमें कई नाम लिखे थे जिसमें सबसे ऊपर डीडी का नाम था, और नीचे उसके पालतू कुत्तों के नाम जिनमें से मायरा कुछ को जानती थी और कुछ को नहीं। लेकिन इसमें कहीं भी मायरा का नाम नहीं था। क्यों, मेरा नाम क्यों नहीं है अयान की एनिमी की लिस्ट में? मायरा ने पन्ने पलटते हुए कह। उस समझ में नहीं आ रहा था कि अगर अयान अपना बदला लेना चाहता है तो उसमें सबसे पहले मेरा नाम होना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं है। क्या अयान मुझे से बदला नहीं लेना चाहता? मायरा ने खुद से सवाल किया। उसने घबराकर आईने में अपनी शक्ल देखी, एक गिल्ट से भरी हुई लड़की जिसकी आंखों में सिर्फ पछतावा था। उसके अंदर एक अजीब सी हलचल थी। वो क्या करे? क्या अयान से जाकर कहे कि वो उसे गलत समझ रहा है? लेकिन क्या वो यकीन करेगा? उसने टेबल पर रखी डायरी को दोबारा उठाया और धीरे से उसे छुआ, जैसे उसमें लिखे लफ्ज़ों को महसूस करना चाहती हो। जो भी हो, अगर तुम ये समझते हो कि मेरी वजह से तुम्हारे सपने टूटे हैं तो मैं ही इन्हें जोड़ेंगी, मायरा ने डायरी बंद करते हुए खुद से कहा। आखिर सपनों का कभी अंत नहीं होता। ये कहते हुए उसने डायरी को सीने से लगा किया। मायरा ने ये फैसला कर तो लिया था, लेकिन क्या ये इतना आसान था? अयान अब कभी भी सिंगिंग नहीं कर सकता, ये एक कड़वा सच था, लेकिन क्या मायरा इसे समझ पाएगी? मायरा आने ख्यालों में डूबी थी कि तभी गेट पर किसी ने दस्तक दी। मायरा ने एक नज़र घड़ी पर डाली और गेट खोलने के लिए बढ़ी। अरे रहीम भाई आप, मायरा ने गेट खोलते हुए मुस्कुराते हुए कहा। वो बाबा बाजार गए थे, तेरे लिए कुछ लिए हैं, रहीम ने एक बैग मायरा को देते हुए कहा। इसकी क्या ज़रूरत थी? वाकई बाबा मुझमें और सारा में कभी फ़र्क नहीं करते, मायरा ने बैग पकड़ते हुए कहा। मायरा अख्तर की सगी बेटी नहीं थी, वो सिर्फ इनकी बस्ती में कुछ टाइम पहले ही रहने के लिए आई थी, और अख्तर ने उसे अपनी बेटी बना लिया। अख्तर की सिर्फ एक बेटी थी, सारा, लेकिन वो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं रखते थे। दूसरी तरफ राजीव अपने ऑफिस के केबिन में बेचैनी से टहल रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। गुस्से और दुख का एक मिला जुला भाव उनके माथे पर साफ झलक रहा था। उन्होंने किसी को कॉल लगाई और अपने फ़ोन का स्पीकर ऑन किया और कुर्सी पर धम्म से बैठते हुए बोले, तुम समझ सकती हो ना, मैंने कितनी मेहनत से इस बिजनेस को खड़ा किया था। राजीव की आवाज़ में शिकायत और दुख दोनों झलक रहे थे। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, मुनाफा बढ़ रहा था, नाम हो रहा था, और सबसे बड़ी बात हमारी पावर बढ़ रही थी। फ़ोन के दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा जिस पर राजीव तड़प उठे। अरे तुम्हें क्या लगता है मैंने ये बिजनेस रातों रात खड़ा किया था? मेहनत की थी मैंने, सालों से मैं इसे संभाल रहा था। उनकी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई, लेकिन इस लड़के ने सब चौपट कर दिया। उन्होंने गुस्से से मेज पर मुक्का मारा। डीडी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके इसने खुद को बहुत बड़ा समझ लिया, पर इसका अंजाम जानता नहीं है ये लड़का। आप फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ, उधर से कॉल पर किसी ने कहा। नहीं तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ, राजीव ने कहा। फ़ोन के दूसरी तरफ से एक सवाल आया, अब आप क्या करेंगे? इस पर राजीव हल्की हंसी हंस पड़े। अब अयान को समझाना पड़ेगा कि बिजनेस में सिर्फ इमोशन नहीं, पावर और पॉलिटिक्स भी चलती है। उनकी आंखें गहरी होती गईं। अब वक्त आ गया है कि उसे असली खेल दिखाया जाए। ये कहते हुए राजीव ने कॉल कट कर दी। आखिर कौन था कॉल पर? वो कुर्सी से उठे और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगे। अयान को लगता है कि वो जीत गया, उन्होंने धीरे से कहा, पर असली खेल तो अब शुरू होगा। अगले दिन कॉलेज की सुबह हमेशा की तरह हलचल भरी थी। क्लासरूम्स में प्रोफेसर्स लेक्चर दे रहे थे, कैंटीन में स्टूडेंट्स की भीड़ लगी थी, और गलियारों में चर्चाओं का शोर था। अयान भी अपनी सारी क्लास अटेंड करने के बाद ऑफिस के जरूरी कामों में लग गया था। लेकिन इस आम दिन के बीच अचानक माहौल बदल गया। कॉरिडोर के बीचों बीच भारी बूटों की आवाज़ गूंजने लगी। कुछ लड़के तेजी से चलते हुए आगे बढ़ रहे थे, उनकी चाल में एक अलग ही रोब था। उनके ठीक बीच में, काले चमकदार जैकेट में, ऋषि खड़ा था। उसकी आंखों में वही क्रूरता थी जिससे मीरा पहले भी 2-4 हो चुकी थी। आज 3 दिन पूरे हो चुके थे। ऋषि के मुताबिक आज मीरा उसे अयान का नाम बता देगी, इसलिए वो यहाँ अपनी पलटन के साथ आया था जिसमें सबसे आगे उसकी बहन लैला थी। लेकिन अफसोस, आज अयान फिर इसके आने से पहले ही निकल चुका था। कॉलेज का रीडिंग रूम शांत था। टेबल्स पर किताबें फैली थीं, कुछ स्टूडेंट्स कान में ईयरफोन लगाए नोट्स बना रहे थे, तो कुछ हल्की आवाज़ में फुसफुसाते हुए डिस्कशन कर रहे थे। मीरा अपनी दोस्त साक्षी के साथ कोने की एक टेबल पर बैठी थी, किताब में सिर गड़ाए हुए, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे कोई साया उसके करीब आ रहा है। अचानक रीडिंग रूम के दरवाजे पर एक जोरदार आवाज़ हुई, धड़ाम। मीरा का दिल एकदम से कांप उठा। उसने सिर उठाया और देखा कि ऋषि वहां खड़ा था, उसकी आंखों में वही वहशीपन, वही गुस्सा जो मीरा पहले भी देख चुकी थी। उसके पीछे उसके गुंडे खड़े थे और उनके चेहरे पर शिकार मिलने की खुशी झलक रही थी। जैसे जैसे ऋषि आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मीरा की दिल की धड़कनें तेज हो रही थी।
रीडिंग रूम खाली करो, ऋषि ने कड़क अंदाज में बोला। ये सुनकर उसके साथ के लड़कों ने बाकी स्टूडेंट को उनकी जगह से उठा के बाहर भेजना शुरू किया। ये तमाशा देख मीरा और साक्षी अपना बैग लिए यहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी लैला ने उनका रास्ता रोकते हुए बोला, अरे तुम कहाँ जा रही हो? लैला की हर बात में तेवर थे। लैला ने मीरा को धक्का देते हुए टेबल पर बैठा दिया और साक्षी को जबरदस्ती रूम से बाहर निकाल दिया। अब सिर्फ रूम में ऋषि, लीला, उसके दोस्त और मीरा के साथ एक सन्नाटा था। बता उसका क्या नाम है? ऋषि ने मीरा के पास आकर थोड़ा झुकते हुए पूछा। मीरा खामोश थी। ऋषि ने अपना सवाल टेबल पर हाथ मारते हुए दोहराया, बता उसका नाम। मुझे नहीं मालूम, मीरा ने आंखें बंद करते हुए बोला। झूठ मत बोल मीरा। इस बार ऋषि का धैर्य जवाब दे गया। उसने टेबल पर रखी किताब उठाकर जोर से फेंकी। किताबों का शोर रूम में गूंज पड़ा। लैला, जो अब तक चुप थी, आगे बढ़कर मीरा की तरफ आए, झुकी और ठंडी आवाज में बोली, भाई गुस्से में है मीरा, उसे मत उकसाओ। तुम अच्छी लड़की हो, हमें सिर्फ उसका नाम चाहिए, बाकी हम पता लगा लेंगे। नाम बताओ और हम चले जाएंगे। पर मीरा के पास बस एक ही जवाब था, उसे नहीं पता। ये ऐसे नहीं मानेगी, लैला ने गुस्से से कहा और एक जोरदार थप्पड़ मीरा के गालों पर जड़ दिया। लैला का सब्र अब टूट चुका था। उसने मीरा पर लगातार थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। वो मीरा को बुरी तरह पीट रही थी। मीरा ये सब अयान के लिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि अयान ने उसकी जान बचाई थी। अयान का मीरा पर एहसान था। वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती थी जिससे वो अयन को मुसीबत में डाल दे। रुक जा बहन, तेरे हाथ दर्द करने लगे होंगे, ऋषि ने पीछे से कहा। मीरा जो जमीन पर जख्मी हालत में पड़ी थी, ऋषि ने उसके बाल पकड़ते हुए उठाया और गुस्से से बोला, अब अगर तूने हमें उसका नाम नहीं बताया तो तेरे साथ वो करूंगा जिसे तू झेल नहीं पाएगी। उद्धरण चिन्ह। ऋषि के कदम आगे और मीरा के कदम पीछे जा रहे थे। मीरा पीछे की ओर जा रही थी। उसका सिर किताबों की अलमारी से टकरा गया। भारी किताबें धड़ाधड़ नीचे गिरने लगीं। मीरा दर्द से कराह उठी। अब उसके सामने ऋषि था जिसके इरादे ठीक नहीं थे। पनखुड़ी जैसे होठों से उस लड़के का नाम बताओ वरना, ये कहकर ऋषि उसके करीब आया। लेकिन तभी रूम में एक आवाज़ गूंजी, अयान। अयान का नाम जान के ऋषि के होठों पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन जब उसने ध्यान दिया कि ये नाम सामने खड़ी मीरा ने नहीं बताया था बल्कि ये शब्द पीछे से गूंजे थे। अयान का नाम पीछे से किसने लिया था? क्या अयान खुद यहाँ पहुँच चुका था या कोई और? ये सब जानने के बाद अयान क्या करेगा? राजीव ने किसे कॉल लगाई थी? क्या वो अयान का तख्ता पलट देगी? मायरा अयान के सपनों के लिए अब क्या करने वाली थी? एपिसोड 24 बिटवीन लॉक एंड लाई। ऋषि मीरा पर दबाव बना रहा था कि वो अयान का नाम बताए, लेकिन वो नहीं बता रही थी। लेकिन तभी पीछे से किसी ने अयान का नाम लिया। जब ऋषि, लैला और उसके दोस्तों ने पलट कर देखा तो सामने और कोई नहीं बल्कि अयान ही खड़ा था। मीरा की नज़रें झुकी हुई थी। वो बिना देखे ही जान गई कि ये आवाज़ अयान की है और अब वो खुद सामने आ चुका था। अब मामला उसके हाथों में नहीं था। अयान के चेहरे पर एक गुस्सा और जुनून था। उसकी आंखें लाल थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच रखी थी। वो आज ऋषि को किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करने वाला था। वो अंदर दाखिल हुआ और एक नज़र मीरा को देखा जो अलमारी से चिपक कर खड़ी थी। उसकी हालत बुरी थी। उसके कपड़े भी थोड़े से फट कट गए थे। ये देखकर उसने सबसे पहले ऋषि का सिर लिया और अलमारी में दे मारा। ऋषि अपना सर पकड़कर बैठ गया। अयान मीरा के पास आया, अपनी जैकेट उतारकर उसे पहनाई और अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और उसके हवाले करते हुए बोला, ये लो, कैब बुक करो और जाओ यहाँ से। इसका पासवर्ड तुम्हारा नाम है। ये सुनकर मीरा के कान खड़े हो गए। उसके दिल में हजारों सवाल उठने लगे, लेकिन ये वक्त सही नहीं था कि वो इससे कोई सवाल करें। ना ही उसकी ऐसी हालत थी। उसने कांपते हाथों से फ़ोन लिया और जैकेट को संभालते हुए सीधे रूम से बाहर निकल गई। वो तो यहाँ से चली गई थी, पर अब इन लोगों का क्या होने वाला था? तुमने मेरे भाई पर हाथ कैसे उठाया? ये कहते हुए लैला अयान की तरफ बढ़ी और उस पर हाथ उठाने के लिए हाथ हवा में उठाया ही था कि अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया और मोड़ते हुए बोला, अब तक सिर्फ हाथ उठा था, लेकिन अब तू देख मैं तेरे भाई का क्या हश्र करता हूँ। छोड़ो, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, लैला ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। लेकिन अयान आज नहीं रुकने वाला था। उसने और जोर से लैला का हाथ मरोड़ दिया। ये देखकर ऋषि अपना सर पकड़ते हुए उठा और गुर्राते हुए बोला, हश्र तो तेरा अब बुरा होने वाला है। तूने धनराज से पंगा लिया है, ऋषि धनराज से। तू आज जिंदा नहीं बचेगा। ऋषि ने ये कहते हुए अपने लड़कों की तरफ इशारा किया जो अयान की तरफ बढ़ रहे थे। सामने लड़कों को आता देख अयान ने लैला का हाथ छोड़कर धक्का दिया और इन लड़कों से भीड़ गया। अयान ने रखी एक कुर्सी उठाई और तीनों को एक साथ निपटा दिया। अयान का गुस्सा आज सातवें आसमान पर था। वो ऋषि की तरफ बढ़ा और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, तू उस दिन बच गया था। अगर मेरे हाथों का जायका तुझे उस दिन मिल गया होता तो तू आज यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन कोई बात नहीं। ये कहते हुए उसने ऋषि के मुंह पर एक मुक्का मारा और घसीटता हुआ बाहर ले गया। लैला भी इसके पीछे जा रही थी। लैला ने रानव को कॉल मिलाई, लेकिन आज किस्मत इनके साथ नहीं थी। उसने कॉल नहीं उठाई। वो अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग में था। प्लीज़ रानव कॉल उठाओ,
ये कहते हुए लैला बार बार रानव को कॉल कर रही थी। वो अपने पापा या बड़े पापा यानी रानव के पिता को कॉल नहीं कर सकती थी। वो लोग इस तरह के पंगों से अलग रहने के लिए हमेशा ऋषि को समझाते रहते थे। वो तो रानव था जो अपने भाई के हर गलत काम में साथ देकर उसे बढ़ावा दिया करता था। अयान ऋषि को कुत्ते की तरह पीट रहा था, पीट पीट कर इसे कॉलेज के गेट तक ले गया। पूरा कॉलेज ये तमाशा देख रहा था और स्टूडेंट वीडियो बना रहे थे। अयान ने एक जोरदार लात मारते हुए ऋषि को गेट के बाहर करते हुए बोला, आज के बाद इस कॉलेज या मीरा के आसपास भी नजर आया तो दुनिया में नजर नहीं आएगा, याद रखना। अयान ने आखिरी शब्दों पर जोर देते हुए कहा। लैला इसे यहाँ से चुपचाप ले गई, क्योंकि इतनी मार खाने के बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत थी। उसका पैर की हड्डी टूट चुकी थी। अयान को ऋषि के यहाँ आने की खबर साक्षी ने दी थी, जिसे सुनकर वो आधे रास्ते से ही वापस आ गया था। यहाँ से निकलने के बाद अयान अपने केबिन में बैठा टेबल पर रखी फाइलों में उलझा हुआ था। उसकी आंखें स्क्रीन पर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। उसे अभी भी सिर्फ मीरा की फिक्र सताई जा रही थी। तभी दरवाजा जोर से धड़ाम से खुला। अयान ने सिर उठाया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। धप! पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अयान का सिर हल्का सा झटका खाकर एक और मुड़ गया। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने सामने देखा कि उसकी बुआ मीनाक्षी खड़ी थी। मीनाक्षी अरोड़ा ग्रुप में पूरी तरह इन्वॉल्व थी। बिजनेस में इनका बहुत बड़ा हाथ था। राजीव फोन पर मीनाक्षी से ही बात कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जहां उसका जोर नहीं चलता वहां वो अपनी पत्नी का इस्तेमाल करता था। शक्ति सिंह अरोड़ा ने भी अपनी बेटी को उतना ही हक दिया था जितना कि अपने बेटे को, इसलिए मीनाक्षी राजीव को घर जमाई बनाने के बाद भी किसी से डर या दबकर नहीं रहती थी। उनकी आंखों में गुस्से की आग थी और होंठ क्रोध से कांप रहे थे। समझते क्या हो खुद को? अभी बिजनेस में आए 4 दिन नहीं हुए, इतने बड़े बड़े फैसले खुद ही करने लगे। मीनाक्षी ने अयान को फटकारते हुए बोला। अयान ने अपनी जबड़े को हल्के से घुमाया। थप्पड़ की जलन अब भी महसूस हो रही थी, लेकिन उसने अपना गुस्सा काबू में रखा। वो जानता था कि उसकी बुआ हमेशा से ही इसी मूड में रहती है, लेकिन आज उन्होंने उस पर हाथ उठाकर सारी हद पार कर दी थी। लेकिन अयान ये भी जानता था कि ये सब उसके फूफा की लगाई हुई आग है, इसलिए वो शांत था। बुआ, आप बैठिए, पहले आराम से बात करते हैं, अयान ने धीमे लेकिन ठहरे हुए लहजे में कहा। बात? कैसी बात अयान? मीनाक्षी ने कुर्सी को धक्का देकर पीछे करते हुए बोला। तूने राजीव को बर्बाद करने की कसम खा रखी है। हमने तुझे हमेशा अपने बेटे की तरह रखा और तू हमारे ही खिलाफ खड़ा हो गया। ऐसा कब हुआ? अयान ने झट से बोला। शिला ने कभी अयान को अपना बेटा नहीं माना था और ये बात वो भी जानता था। अयान ने गहरी सांस ली। उसे पहले से ही अंदाजा था कि राजीव अपना पक्ष रखते हुए खुद को मासूम बना देगा और अयान को गुनहगार साबित कर देगा। बुआ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। दीदी एक खतरनाक औरत है। उसका बिजनेस गैरकानूनी धंधों से जुड़ा है। अगर मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं किया होता तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती थी। अयान ने समझाने की कोशिश की। मुसीबत? तुझे क्या लगता है कि राजीव को बिजनेस नहीं आता? वो सालों से इस इंडस्ट्री में है और तू एक नया लड़का आया और पूरे बिजनेस की जड़ें हिला दी। मीनाक्षी ने चिल्लाते हुए बोला। बुआ, मैंने जो किया सही किया। आप सच नहीं जानती है, अयान ने मीनाक्षी की ओर देखते हुए बोला। मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं अयान, मुझे बस ये पता है कि जब से तूने बिजनेस ज्वाइन किया है तब से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है। मीनाक्षी ने अयान को उंगली दिखाते हुए कहा। अयान अब समझ चुका था कि इन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और फाइल के पन्ने पलटने लगा। अयान की इस हरकत ने मीनाक्षी के जले पर नमक छिड़कने का काम कर दिया था। आखिर वो अपनी बुआ को जली कटी बातें सुनता भी कहाँ तक। मीनाक्षी ने गहरी सांस ली और अयान को घूरते हुए बोली, तुम भूल रहे हो या अभी तक पता ही नहीं है कि मैं इस कंपनी की एमडी हूँ। मीनाक्षी इस कंपनी में एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर पर थी, जो इस कंपनी में से सबसे ऊंचे स्तर की पोस्ट में से एक थी। वो वह कंपनी के सभी बड़े फैसले लिया करती थी है और ये भी तय करती थी कि बिजनेस किस दिशा में जाएगा। हालांकि अयान ने बिना किसी से डिस्कस किया डीडी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला ले लिया था। अयान ने इनकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो ये जानता था कि इस कंपनी ने कौन किस पोस्ट पर है। जब मीनाक्षी ने देखा कि वो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उसने कबीर को कॉल लगाई और गुस्से से बोली, आधे घंटे में कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग रखो और सबको बुलाओ। पापा जी, भाई साहब, राजीव, सबको इन्फॉर्म करो। ये कहकर मीनाक्षी ने एक नज़र अयान को घूरे और पैर पटक कर वहां से चली गई। अयान ने इनकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और लैपटॉप बंद करके शांति से बैठ गया। उसे पता था कि थोड़ी देर में क्या होने वाला है। अरोड़ा कंपनी के भव्य कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग के लिए सभी आ गए थे। विशाल लकड़ी की टेबल के चारों ओर कुछ खास चेहरे बैठे थे। सत्येंद्र अरोड़ा, शक्ति सिंह, राजीव और इन सभी को बुलाने वाली मीनाक्षी। अयान अभी यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन थोड़ी ही देर में वो आया और शक्ति सिंह अरोड़ा के ठीक सामने वाली हेड सीट पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठ गया। सभी की नज़रें अयान पर टिकी थीं।
सन्नाटे को तोड़ते हुए मीनाक्षी ने कागजात मेज पर रखते हुए गंभीर लहजे में कहा, अयान, ये कंपनी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। तुम्हें डीडी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का कोई हक नहीं था। तुम्हें अब उसे दोबारा ये कॉन्ट्रैक्ट देना होगा। अयान, जो चुपचाप बैठा ये सुन रहा था, अब हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपने हाथ से टेबल पर पड़े कागज को धक्का दिया और पीठ टिकाकर बोला, माफ़ कीजिएगा बुआ जी, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। ये सुनकर राजीव ने तुरंत तेज आवाज में कहा, बदलना तो पड़ेगा। हम लोग इस बिजनेस में सालों से हैं और हम जानते हैं कि कौन सा सौदा सही रहेगा और कौन सा गलत। शक्ति सिंह, जो अब तक चुप थे, भारी आवाज में बोले, अयान, ये क्या बचपना है। बिजनेस भावनाओं से नहीं चलता। डीडी के साथ हम सालों से काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं आई है। अयान ने गहरी सांस ली, फिर ठंडे लहजे में कहा, आई नहीं है या आप तक पहुंची नहीं है। क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बोलो। सत्येंद्र, जो अब तक खामोश बैठे थे, चौंकते हुए बोले, वह हमारे प्रोडक्ट से खिलवाड़ कर रही थी, लोगों को धोखा दे रही थी। कंप्लेंट पुलिस के पास तो जाती थी, पर कंपनी को नोटिस आने से पहले ही उसे लौटा दिया जाता था। अयान ने राजीव को घूरते हुए कहा, अरोड़ा कंपनी की फ्रॉड वाली बहुत सी कंप्लेंट्स पुलिस स्टेशन में दर्ज थी, लेकिन राजीव उन सभी केसेस को पैसे देकर दबा दिया करता था। इन बातों का सबूत है तुम्हारे पास? राजीव ने दांत किसते हुए बोला। अयान अब खामोश था क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर राजीव ने उसके आगे फाइल बढ़ाते हुए बोला, जब सबूत हो तब किसी पर इल्ज़ाम लगाना, अभी इस पर साइन करो और बात खत्म करो। अयान की नज़रें पेपर पर ठहरी थीं। उसमें कुछ देर सोचा, फिर बोला, सबूत मुझे भी चाहिए डीडी से, वो हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन जो डीडी की कंपनी हमारे प्रोडक्ट में यूज़ करेगी, और अगर मुझे उसमें ज़रा सा भी घोटाला लगा तब मैं ये डील कैंसिल कर दूंगा। अयान ने अपनी बात रख दी थी, लेकिन सवाल ये था कि डीडी अपनी जिद की पक्की थी। वो कभी भी अपने काम की इन्फॉर्मेशन या कोई लीगल सबूत अरोड़ा को नहीं देगी। ये बात अयान भी अच्छे से जानता था, इसलिए उसने ऐसी शर्त रखी थी। ऐसा नहीं हो सकता, राजीव ने आंखें बड़ी करते हुए बोला, तो मैं उस इंसान के साथ काम नहीं कर सकता जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाए। अयान ने जिद पर अड़ते हुए बोला। मीनाक्षी अब कुर्सी से उठ गई। वह अयान के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, क्या तुम अपनी जिद की वजह से पूरे अरोड़ा बिजनेस को डुबाना चाहते हो? अयान भी अब खड़ा हो गया और आंखों में वही सख्ती लिए बोला, क्या आप अपने फ़ायदे के लिए लोगों को धोखा देने को बिजनेस कहती हैं? अयान ने ये नहीं सोचा था कि उसके डिसीजंस को इस तरह क्रिटिसाइज किया जाएगा। बस करो सब, शक्ति सिंह अरोड़ा ने कड़क आवाज में अपनी जगह से उठते हुए बोला। डीडी से कहो कि वो हमें लीगल वर्क दिखाए, तभी कॉन्ट्रैक्ट उसे मिलेगा। बात खत्म, शक्ति ने कहा और वहां से चले गए। इनकी बातों ने राजीव और मीनाक्षी को जोरदार धक्का दिया था। फैसला अयान के हक में था, इसलिए वो मुस्कुरा रहा था। बेटा आपका है, आप ही झेलिए इसे, मीनाक्षी ने सत्येंद्र की तरफ देखते हुए कहा और उसे घूरते हुए वहां से चली गई। राजीव भी उसके पीछे चल दिया। सत्येंद्र अयान से बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उसे अयान का बिजनेस करने का ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन वो भी अयान से बिना कुछ कहे वहां से चले गए। अयान ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। ऑफिस के शीशे से बाहर अंधेरा गहरा हो चुका था। पूरा स्टाफ जा चुका था। अयान कॉन्फ्रेंस रूम में अकेला बैठा, सिर पीछे टिकाकर गहरी सांस ले रहा था। आज का दिन लंबा था, बहस, मीटिंग, बिजनेस, सब कुछ। थकावट उसकी आंखों में झलक रही थी। अचानक एक इंटरकॉम कॉल आई। उसने अनमने से रिसीवर उठाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई, बस हल्की हल्की सांसों की आवाज। हेलो, अयान ने कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो रिसीवर रखने ही वाला था कि एक घबराई हुई आवाज आई, सर मैं यहाँ फंस गई हूँ। आवाज में कंपी थी। आरोही। अयान तुरंत सीधा बैठ गया। क्या हुआ? आरोही के पास अयान का पर्सनल नंबर नहीं था, इसलिए उसने इंटरकॉम कॉल की थी। सर, ये रूम लॉक हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक लॉक खराब हो गया है, लाइट भी बंद हो गई, प्लीज कुछ कीजिए। कौन सा रूम? अयान ने अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला। सिक्योरिटी आर्काइव्स वाला, फाइल लेने आई थी। लेकिन दरवाज़ा, आरोही कहते कहते हॉन्फने लगी। अयान फौरन रूम से निकला और बड़बड़ाते हुए बोला, सिक्योरिटी आर्काइव्स? ये तो ऑफिस का सबसे पुराना, कम इस्तेमाल होने वाला सेक्शन था। वहाँ कोई जाता भी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक लॉक का सिस्टम पुराने सर्वर से जुड़ा था, अगर खराब हो गया तो बिना एक्सेस कोड के नहीं खुलेगा। अयान को भले ही इस कंपनी को ज्वाइन करे हुए कम टाइम हुआ था, लेकिन उसकी एक आदत थी कि जब वो किसी ने जगह पर जाता था तो उसे पूरा एक्सप्लोर किया करता था। वहाँ की छोटी से छोटी चीज़ को जानता और समझता था, फिर चाहे वो ऑफिस ही क्यों न ही। वो तेजी से सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़ा। रास्ते में फ़ोन निकाला और टेक्निकल डिपार्टमेंट के हेड को कॉल मिलाई। सिस्टम लॉक हो गया है, मुझे एक्सेस कोड चाहिए। अयान ने तेजी में बोला, सर, सर्वर डाउन है, कोड काम नहीं करेगा, आपको मैनुअली खोलना पड़ेगा। उधर से एक आदमी ने सीरियस टोन में बोला, मैनुअली? यानी या तो लॉक तोड़ो या सिस्टम रिबूट करो।
अयान ने रुकते हुए बोला। यस सर, उधर से आवाज़ आए। वो रूम के बाहर पहुंचा। अंदर गुप्त पर अंधेरा था। क्या अयान आरोही को बचा पाएगा? क्या आरोही सच में फंसी थी या ये उसकी कोई चाल थी? इस लॉ क्या झूठ के बीच में क्या था? क्या डीडी बिजनेस में ईमानदारी दिखाएगी? प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें बड़ी हिम्मत देता है और आपको मिलते रहेंगे नए नए इमोशनल, रोमांटिक और थ्रिल से भरे एपिसोड। तो दिल से एक बार सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट